सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। हम लोगों का धारा विद्युत का अध्याय चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया, अवधारणाओं को समझा, जिनके आधार पर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और परिभाषाएं बनेंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम स्टडी करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देते हैं इसमें धारा विद्युत से, इसका नाम है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ये वाले प्रश्न को अध्ययन करने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट, जो अवधारणा है, वो क्लियर हो जाएंगी और इसी पर आधारित एक दो प्रश्न आपसे बनेंगे यहाँ पे इस टॉपिक से। तो देखिए, सभी लोग इधर ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है? रो बराबर m/n टाउ। m और e यहाँ पर क्या है? नियत राशि है। ठीक है, जिस चालक में जो आवेश है वो e है और उस आवेश का जो द्रव्यमान है वो m है, और m और e नहीं बदलते, तो ये नियत राशि है। तो केवल क्या बदलेंगे? तो आंसर है स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब होता है प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। टाउ क्रांतिकाल का समय, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दो धनायनों के बीच की टक्कर का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? क्रांतिकाल का समय। ठीक है, अब पहला पॉइंट इसमें क्या आ रहा है? धातुओं के लिए अगर हमने एक मेटल लिया हुआ है, धातु लिया हुआ है, उसका हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में देखिए। यहाँ लिखा हुआ है ताप बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही रहती है। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं आता, वो वही रहती है। किंतु विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या वही रहती है, तो n का मान फिक्स है, n में चेंज नहीं हुआ। ठीक, किंतु विद्युत धारा वहन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल बढ़ जाती है। जो उनका अनुगमन वेग होता है ना, वो बढ़ जाता है। और अनुगमन वेग बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है कि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि बढ़ती है तो बड़ी स्पीड से टकराते हैं, तो अनुगमन वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? औसत चाल बढ़ जाती है, फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायनों की टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी टक्करें होती है, जिससे क्या होगा? आंसर है टाइम कम लगेगा। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप कम समय में पहुंचोगे, अगर आपकी स्पीड कम है तो आप ज्यादा समय लोगे। तो अगर आप टक्करों की स्पीड बढ़ गई तो समय का क्या हुआ? घट जाएगा, मतलब क्रांतिकाल का समय क्या हो जाएगा? और क्रांतिकाल को क्या बोलते हैं? टाउ। टाउ का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? अगर आप टाउ कम कर दोगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है जिससे प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और एक पॉइंट और याद रख लीजिए, प्रतिरोधकता बढ़ेगी और चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चालकता का मतलब इलेक्ट्रॉनों को चलाना, विद्युत का चालन करना। तो जो विद्युत का चालन ताप बढ़ाने से पहले वो कर रहा था, अब वो उतना चालन नहीं कर पाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। तो याद रखिए, ताप बढ़ाने से धातु चालकों का प्रतिरोधकता बढ़ जाता है, चालकता घट जाती है। कारण क्या दोगे? क्योंकि ताप बढ़ाने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ जाती है, जिससे क्रांतिकाल का मान घट जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके बाद किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये फॉर्मूला हमने बनाया, रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? ताप में परिवर्तन। ठीक है, ओके। यहाँ पर अल्फा को एक नाम दिया है, वो नाम ये है कि अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। इस फॉर्मूले के आधार पर भी संख्या का प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला याद रखिए। हाँ, कभी कभी एग्जाम में एक लाइन में या 2 नंबर में ये परिभाषा पूछी जा सकती है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक की परिभाषा लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? इकाई प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को, इकाई प्रतिरोधकता वाले चालक के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में होने वाली वृद्धि को उस चालक के पदार्थ का क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। और याद रखिए, इसका मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस। थोड़ा गलत लिख दिया, इन्वर्स बना देता हूँ।
प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, ओके। तो ये धातुओं के लिए याद रखना है। अब और भी प्रकार की चीजें होती है नेचर में, प्रकृति में, जैसे हमको मिली मिश्र धातु है। मिश्र धातु में बहुत सारी धातुओं का मिला हुआ एक संयोग होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके लिए क्या याद रखना है बेटा आपको, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक एवं प्रतिरोधकता ताप गुणांक अत्यंत कम होता है। 2 पॉइंट याद रखिए, इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है धातु चालकों से, और प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान कैसा होता है, कम होता है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में। जैसे आपका प्रतिरोध बॉक्स पड़ा है, अभी नहीं पड़ा है तो हम देखेंगे, उसमें आएगा मीटर सेतु में प्रतिरोध बॉक्स होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध बॉक्स के जो तार होते हैं, ध्रुवमापी का तार होता है, वो काय के बनाए जाते हैं, मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला आता है फिर अर्धचालक पर। तो अर्धचालकों पर प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर है, याद रखिए, अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम होने लगती है। इसका कारण यह है कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n बढ़ जाती है, और अभी आपने देखा ये फॉर्मूला, n बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रो का मान यस कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर से रो का मान क्या हो जाएगा, सॉरी n का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तथा क्रांतिकाल टाउ का मान बढ़ जाएगा। अतः ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। इसका पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे लास्ट में, ओके। तो इसके लिए क्या रखना है भाई, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है, याद रखिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला देखिए, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी यानी कि कुचालक पदार्थ। अब जो कुचालक होते हैं उनके लिए हमने देखा कि प्रतिरोधी विद्युत रोधी पदार्थों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई कुचालक पदार्थ लेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता घटती है और चालकता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है बेटा। अगर आप हाई वोल्टेज पर लकड़ी को टच कराएंगे तो वो शॉक लग सकता है आपको, क्योंकि वहां पर हाई वोल्टेज है, ओके। विद्युत अपघट्यों पर, इसका भी ऐसा ही फॉर्म है, वही डेफिनेशन है। विद्युत अपघट्यों के लिए भी प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान कैसा होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनकी प्रतिरोधकता घटेगी और चालकता बढ़ेगी, ठीक है। तो एक चीज और याद रखिए, सबसे कम प्रतिरोधकता होती है धातुओं की, उससे ज्यादा होती है मिश्र धातुओं की, उससे ज्यादा होती है अर्धचालकों की, और सबसे ज्यादा क्या होती है, ठीक है, ओके। एक आदर्श चालकों का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता 0 होती है, और एक आदर्श विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता क्या होती है, आदर्श होती है, याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, वो इस फॉर्मूले के आधार पर है। प्रतिरोध का हम सूत्र जानते हैं, ये अपन क्या होता है बेटा, I, ओके। और यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला क्या निकलेगा, प्रतिरोध का सूत्र होता है विभवांतर बटे धारा, और विभवांतर का सूत्र होता है धारा मल्टीप्लाई प्रतिरोध। I का सूत्र क्या बनेगा, यहाँ V अपॉन R। एक फॉर्मूला याद रखिए, 3 कॉम्बिनेशन के बनेंगे, ठीक है बेटा। अब इन पर आधारित देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। कैसे करेंगे, देखिए, ये आपको एक प्रतिरोध दे दिया, ये दूसरा दे दिया, और ये तीसरा दे दिया, ठीक है बेटा। 3 प्रतिरोध है, इसका R1, इसका R2, इसका R3, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, एक के बाद एक जोड़ना श्रेणी क्रम कहलाता है। या आप ये समझ लीजिए कि इसका अंतिम सिरा इसके पहले से लेते और इसका अंतिम सिरा इसके पहले से लेते। तो ये कौन सा
क्रम कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई धारा बहाने के लिए, कुंजी लगाई, यहाँ पर कुंजी लगा दी। कुंजी के का प्लग दबाएंगे, सेल या बैटरी से धारा बहेगी और इस धारा को बहने के लिए एक ही रास्ता है, इसलिए पूरे रास्ते में धारा का मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो जितनी धारा यहाँ पर आ रही है इस विद्युत से निकल रही है वही इससे भी निकलेगी, वही इससे भी निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, याद रखिए श्रेणी क्रम संयोजन में नंबर 1 धारा समान होती है। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या बना कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान कैसा होता है, समान। बट प्रत्येक प्रतिरोध की स्रोत पर ध्रुवांतर कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। नंबर 2 ध्रुवांतर भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है बेटा, भिन्न भिन्न। तो जो भिन्न भिन्न होता है उसी को निकालेंगे, देखेंगे कुल ध्रुवांतर। कुल ध्रुवांतर निकालने का क्या तरीका है, P बराबर P1 P2 प्लस P1 का मान कितना दिया है हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, सूत्र हमको पता रहता है, P बराबर I इंटू R। यहाँ से कितना आएगा, I इंटू R1 I इंटू R2 इन मानों को यहाँ रख देंगे। देखो आई कौन निकल रहा, निकाल लूं क्या, क्या गया बेटा, ओके। यदि तुल्य प्रतिरोध आर हो तो या आर ही हो तो जिस फॉर्मूले से निकाला था उसी को यूज करेंगे। समीकरण 1 व 2 से इसे भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए सभी प्रतिरोध आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, जुड़ गए। इसका मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रत्येक धारा समान होती है, ध्रुवांतर भिन्न होता है और प्रतिरोध का सूत्र ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, कुल प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगला महत्वपूर्ण देखिए समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। समांतर क्रम से समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, 3 प्रतिरोध लगाएंगे। पहला, दूसरा, ध्यान दीजिए, स्विच दबाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और अब विद्युत धारा के पास 3 रास्ते हैं, तो कुछ धारा इधर चली जाएगी I1, कुछ इधर I2। अब आप देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये बैटरी लगी है जो कि ए बिंदु का सिरा धन से है इस बैटरी के, और बी बिंदु का सिरा ऋण से है। तो इसके कारण जो इन दो बिंदुओं में जो ध्रुवांतर होगा वही ध्रुवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर होगा। तो क्या रिजल्ट निकला इसका कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों ध्रुवांतर कैसा होता है, समान, और धारा कैसी होती है, भिन्न भिन्न। तो याद रख लेना, धारा भिन्न भिन्न होती है समांतर संयोजन में और ध्रुवांतर समान होता है। तो हम धारा निकालेंगे, कुल धारा I बराबर
ये लिखिए फॉर्मूला धारा का, वो ये धारा का फॉर्मूला होता है क्योंकि करके इसलिए करके क्या आएगा, I1 बराबर V/R1 V/R2 बा I3 बराबर V/I। इन मानों को याद करेंगे। देखो सब में B कॉमन निकल रहा है, निकाल दूं। यदि तुल्य विद्युत आरी हो तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1/2 से I से I निष्पन्न हो जाएगा, G/RE बराबर दो विद्युत के लिए ये हट जाएगा, ऐसे में लेंगे तो आ जाएगा। ओके, तो ये विद्युतों का समानता क्रम से हो गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसमें क्या रखना है आपको? ओके, एक तो ये चित्र बनाने का तरीका। दूसरा कि इस क्रम में विभवांतर समान होता है, धारा भिन्न होती है, और इसकी परिणामी विद्युत का सूत्र क्या होता है? 1/R=R1 ठीक है। अब हम अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है किरचॉफ के नियम। देखिए किरचॉफ के नियम, ठीक है। किरचॉफ ने हमको दो नियम दिए जटिल विद्युत परिपथों की व्याख्या करने के लिए। दो है, पहला नियम है संधि का नियम, याद करिए संधि का नियम। तो संधि का नियम बड़ा आसान सा है, किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर आने और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात सिग्मा I बराबर 0, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ की प्रत्येक संधि पर आने और जाने वाली समस्त धाराओं की बीजगणितीय कितना होता है? 0। बीजगणितीय का मतलब जोड़ना घटाना होता है। सर संधि क्या होता है? सर संधि अभी बता रहे हैं क्या होता है। पहले एक चीज और याद रखो, नियम बनाया हमने संधि की और आने वाली धाराएं धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धाराएं धनात्मक होती है। ये कोई रूल नहीं है, ये हमने बना दिया है। अगर आप चाहो तो आने वाली को ऋण मान सकते हो, जाने वाली को धन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। संधि किसको कहना है? तो याद रखिए संधि वो स्थान होता है जहां पर सारे कनेक्शन एक साथ जुड़े जाते हैं, ठीक है। ओके, डायग्राम के आधार पर देखिए, ये हमने एक संधि बनाई ए, यहाँ पर एक तार ये जुड़ा है, एक तार ये जुड़ा है, एक तार ऐसे जुड़ा है, एक तार ऐसे जुड़ा है, एक तार ऐसे जुड़ा है। तो यहाँ पर 2 से अधिक तार होते हैं, उस लोकेशन का नाम क्या है? संधि। अब मान लीजिए यहाँ पर I1 धारा आ रही है, I2 आ रही है, I3 जा रही है, I4 जा रही है, I5 जा रही है। तो क्या होगा? किरचॉफ के नियम से
तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि संधि को आने और जाने वाली समान धाराओं का बीजगणित योग कितना होना चाहिए? शून्य। तो आने वाली धाराओं को क्या नाम दिया? धन, तो धनात्मक लिखेंगे। जाने वाली धाराओं को क्या नाम दिया? ऋण, तो ऋणात्मक लिखेंगे। और किरचॉफ के नियम के अनुसार इनका योग कितना? शून्य। माइनस वाली को वहां ले जाएंगे। ठीक है, तो आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग आपस में कैसा होता है? बराबर। तो ये कैसा नियम है? तो आंसर है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के अनुकूल है। किसके अनुकूल है? आवेश संरक्षण। याद रखिए, क्या लिख देते हैं कहीं? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के कैसा है? अनुकूल है। कभी कभी पेपर में ये पूछा जा सकता है धारा का नियम लिखिए, क्योंकि ये धारा के बारे में बताता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? धारा का नियम। अब देखें किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? ये किरचॉफ का दूसरा नियम बंद परिपथ के लिए, क्या के लिए होगा? बंद परिपथ। और किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। तो लिखेंगे, पेपर में आ गया वोल्टेज का नियम लिखिए, तो आपको दूसरा नियम लिखना है। धारा का नियम आ गया तो आपको। अब वोल्टेज का नियम हम लोगों ने इसका बनाया हुआ है नियम, उसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के खंडों या भागों में रहने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली समान धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उनमें उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर ठीक है। अर्थात सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू सिग्मा ई। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों या भागों में बहने वाली धारा तथा उनकी संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उनमें उपस्थित विभिन्न विद्युत भागों के बीजगणितीय योग के बराबर। अब इन्हीं के आधार पर हमको किसकी गणना करनी है? किरचॉफ के नियमों के आधार पर वीडस्टोन। तो अब देखें वीडस्टोन के इधर ध्यान दीजिए। अगला महत्वपूर्ण वीडस्टोन सेतु। प्रोफेसर वीडस्टोन ने 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा आकृति बनाया जिसको नाम क्या दिया गया? देखिए वो किस प्रकार की आकृति होती है।
ओके, ये ब्रिजस्टोन का डायग्राम है, ब्रिजस्टोन सेतु का। इसमें देखिए, इसमें ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। इसकी 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगा दिए। ए बी भुजा का प्रतिरोध P, बी सी भुजा का प्रतिरोध Q, ए डी भुजा का प्रतिरोध R और डी सी भुजा का प्रतिरोध S। P और Q अनुपातिक प्रतिरोध, R ज्ञात प्रतिरोध, S अज्ञात प्रतिरोध होता है, इसका मान हमको निकालना होता है। ओके, जी धारा मापी है, उसका प्रतिरोध हमने कितना मान लिया जी। कुंजी के का प्लग दबा, कुंजी K1 और K2 को प्लग दबाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होगी I। उसके बाद रास्ते हैं, तो एक रास्ता I1, एक रास्ता I2। तो यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2। अब इसके बाद फिर से रास्ते आ गए, तो कुछ धारा यहाँ चली जाएगी, इसको नाम दे दिया IG, कुछ यहाँ चली जाएगी, इसको नाम दे दिया मान लीजिए I3, और यहाँ पर भी I3। यहाँ से कितनी आई IG, यहाँ से कितनी आ रही I2। तो इन दोनों का योग जाएगा, इन दोनों के योग को मान लेता हूं मैं I4, और ये I4 I3 दोबारा काय में बदल जाएंगी I9। इनको याद रखने का तरीका याद रखिए, इस भुजा में धारा की दिशा समान, एक ही दिशा में, इस भुजा में धारा की दिशा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं तो याद रख सकते हैं आप। ओके, बस अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लगाओ। बिंदु बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम, बिंदु बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम। अच्छा, एक चीज और, इसका सिद्धांत होता है ब्रिजस्टोन सेतु का, P/Q इक्वल टू R/S। ये संतुलन की स्थिति में होता है। संतुलन की स्थिति उसे कहा जाता है, उस समय धारा मापी से धारा कितनी होती है 0। तो संतुलन की स्थिति में धारा मापी से धारा कितनी रहती है 0, तब P/Q इक्वल टू R/S होता है। बस ये हमको प्रूव करना है। तो बिंदु बी पर क्या लगाएंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो अभी आपने याद किया, संधि को रहने वाली धारा धनात्मक, वो I बना रही है, IG जा रही है, I3 जा रही है, I1 की वो I3 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो I3 को उधर ले जाते हैं, तो I1 माइनस क्या हो जाएगा IG। अब बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से बताइए भाई, I2 आ रही है, IG आ रही है, I4 जा रही है, तो अप्लाई करके I4 कितना आया, जब जरूरत पड़ेगी मान रख देंगे। अब A B D A ये बंद परिपथ है, इसमें हम किरचॉफ का दूसरा नियम बनाएंगे। बंद परिपथ A B D A में किरचॉफ के दूसरे नियम से कितना आएगा, तो लगाना आता है आपको। अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था फॉर्मूला, I/R सिग्मा E, धारा मल्टीप्लाई प्रतिरोध कर दो I1 मल्टीप्लाई V, और हम अपनी गणना कर रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज। तो I1 मल्टीप्लाई V, यहाँ पहुंच गए। धारा की दिशा में चलेंगे तंचिल लेना है, धारा की अपोजिट दिशा में चलेंगे तो P से P तक गए। अब P से कहाँ जाना है D, IG मल्टीप्लाई G प्लस IG मल्टीप्लाई G, यहाँ पहुंच गए। अब इधर जाना है लेकिन धारा की दिशा विपरीत है, तो माइनस I2 मल्टीप्लाई R इक्वल टू 0। संतुलन की स्थिति में IG का मान कितना होता है बड़ा 0, तो आपको मिल जाएगा IG, ये 0 हो गया, इस भाग को उधर ले जाता हूँ, समीकरण नंबर 1। अब बंद परिपथ, इसका नाम क्या है
कोई भी ले लो, बी सी डी डी में किरचॉफ के दूसरे नियम से अगर ये स्टेप बनाना आ गया तो इसमें लगाइए I3 मल्टीप्लाई Q। 12 के दिशा में चले, डी पे पहुंच गए। अब सी से करेगा डी, जब देखो ना ए सी डी बी, सी से करेगा डी, 12 की दिशा विपरीत है तो माइनस I4 मल्टीप्लाई L। अब डी से बी फिर से 12 की दिशा में अपोजिट है, ID मल्टीप्लाई G बराबर शून्य। शून्य क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस सर्किट में एक भी सेल नहीं लगा है तो विद्युत पावर कितना होगा? शून्य। बात खत्म हो गई बात, इसलिए वहां पर शून्य आया था। संतुलन इसलिए भाग में लगाएंगे। पहले I3 और I4 की मान लेते हैं। I3 का मान कितना बेटा? I1 माइनस IG Q। I4 का मान कितना बेटा? ठीक है, संतुलन की स्थिति में IG कितना? तो देखो इसका मल्टीप्लाई किया I1 Q और ये 0 हो गया, खत्म। माइनस I2 S मल्टीप्लाई किया 0 0, ये उधर ले जाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देगा। समीकरण ये है I1P अपॉन I1 Q इक्वल टू I2R अपॉन I2 ये आ गया। तो आज की कक्षा में हम इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, अगली कक्षा में हम